Hello friends, my name is CS Mayank Agarwal and I welcome you all in my world of economics. आज मैं आप लोगों के सामने इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो एक्चुअली में टीचिंग फील्ड से रिलेटेड है बट इकोनॉमिक्स में भी इसकी एप्लीकेबिलिटी है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं आज का टॉपिक, मैं थोड़ा सा अपने बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो मुझे भी थोड़ा बहुत जान सके। माय नेम इज CS मयंक अग्रवाल। आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन बट I chose teaching as my full-time career and I dedicated my whole life for the students. So, this is about me. Now, what I teach? I teach to the students of class 11th, 12th, CS, CMA Foundation, CS Executive. And the subjects which I teach is economics, business management and jurisprudence interpretation and general law. These are the subjects which I teach. So this was a brief introduction about me. Now let us see the topic which I have brought for you guys, very important, that is inductive method and deductive method. CMA Foundation के basically इस में चैप्टर में दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में ये दिया हुआ है डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड। अलग अलग क्लासेस में भी इसका नाम मेंशन किया गया है। आइए समझते हैं इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड एक्चुअली में है क्या। दीज आर द टू मेथड्स ऑफ स्टडी। पढ़ने के दो तरीके हैं, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। जनरली ये टीचिंग फील्ड का कंसेप्ट है बट इसका इकोनॉमिक्स में भी यूज है। तो सबसे पहले जानते हैं इंडक्टिव मेथड का मतलब क्या होता है। सो गाइस, inductive method is basically a method of study in which we draw the conclusion from specific to general. सर इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल के साथ शुरू करता हूं। मान लीजिए कि मैंने कुछ स्पेसिफिकली देखा, स्पेसिफिकली ऑब्जर्व किया और उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे मैंने एक जनरल थ्योरी क्रिएट कर दी, एक जनरल कंसेप्ट क्लियर कर दिया, एक धारणा बना दी। उसे हम लोग कहेंगे इंडक्टिव मेथड। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मैंने देखा कि मेरे घर का जो कुत्ता है वो भौंकता है। तो मेरे घर का अगर कुत्ता भौंक रहा है तो बाकी जितने भी कुत्ते हैं वो भी क्या करेंगे, भौंकेंगे। When my dog barks, all other dogs will bark. That is an example of specific to general. मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल को लेके जनरलाइजेशन कर दिया, पहला एग्जांपल। दूसरा, मैंने अपने स्टूडेंट्स को कुछ एक्टिविटी करने बोली। एक को मैंने बोला बेटा आप लिखिए, दूसरे को मैंने बोला आप पढ़िए, तीसरे को मैंने बोला आप देखिए, चौथे को मैंने बोला आप बोलिए। इस तरीके से मैंने 4-5 लोगों को अलग अलग टास्क दे दिए। वो सारे लोग वो टास्क करने लग गए। अब हुआ क्या कि मैंने पूछा कि जो आप लोग ये कर रहे थे ये है क्या एक्चुअली में। दे सेड सर ये दीज आर द एक्टिविटीज। मैंने कहा इन एक्टिविटीज को बोला क्या जाता है ग्रामेटिकल सेंस में, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि आप लोगों ने जो एक्टिविटी की है इसे ग्रामेटिकल लैंग्वेज में वर्ब कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। तो यहां पे मैंने क्या किया है, एक एग्जांपल लिया और उन एग्जांपल से मैंने एक रूल बना दिया दैट एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी डन इज नोन एज व्हाट, वर्ब। तो मैंने जो एग्जांपल्स लिया है उसमें से मैंने क्या किया है, रूल बना दिया है, दैट इज एग्जांपल टू रूल। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए कि मैंने कुछ लोगों को कहा कि बेटा आप अपना नाम बताइए, आप अपनी फेवरेट प्लेस बताइए, आप अपना फेवरेट एनिमल बताइए, आप अपना फेवरेट फ्रूट बताइए। इस तरीके से मैंने सभी लोगों से पूछा और सभी लोगों का जो भी जवाब था उसे मैंने बोर्ड में लिख दिया। ये बहुत सारे एग्जांपल्स का कलेक्शन मेरे पास हो गया और एग्जांपल से मैंने एक कंक्लूजन ये ड्रॉ किया दैट दीज आर द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल, फ्रूट। yes or no? So what I have done, the name of the person, place, thing, animal is known as what, noun. तो मैंने एग्जाम्पल से क्या किया है, एक नाउन बनाया, एक डेफिनेशन बनाई एग्जाम्पल से रूल की तरफ, स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ। दिस इज इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट इज लॉ का। अब इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स पे ये कैसा अप्लाई होता है। सो इन इंडक्टिव मेथड द लॉज इन इकोनॉमिक्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स, प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। फैक्ट का मतलब जो आपने ऑब्जर्वेशंस किया है उन्हीं के बेसिस पे आपने क्या किया है, थ्योरी बना दिया है। उदाहरण के तौर पे मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, मैंने देखा
कि यार जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत कम प्राइस में बन जाते हैं। मैंने ये सोचा कि यार ये ऐसा क्यों होता है, तो मुझे ये समझ में आया कि वो बल्क में प्रोडक्शन करते हैं। बल्क में प्रोडक्शन करने की वजह से उनको क्या होता है, पर यूनिट जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। कोई भी चीज अगर आप बल्क में प्रोडक्शन करोगे, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आप कोई भी सामान बल्क में खरीदते हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ बहुत हैवी डिस्काउंट दिया जाता है सेलर के द्वारा। क्यों? क्योंकि आप बल्क में खरीद रहे हो। वहीं अगर आप एक यूनिट खरीदने जाओगे तो आपको ज्यादा प्राइस में मिलेगा। इसका मतलब यह है कि यहां पे जितना बड़ा साइज उतना कम आपकी कॉस्ट होती जाएगी। पर यूनिट की बात कर रहा हूं यहां पे। क्या ये एक रूल को अप्लाई होता है जिसका नाम है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। चूंकि ये फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है इसलिए आपको ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अभी समझ में नहीं आएगा, आपको लेटर ऑन चैप्टर्स में मैं समझाऊंगा। तो एग्जांपल आप लिख सकते हो क्या, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। यहां पे मैंने क्या किया, एक कंपनी का एग्जांपल दिया। एक कंपनी को देखा, उस कंपनी ने क्या किया, जैसे ही वो बड़े क्वांटिटी में सामान खरीद के आती थी और बहुत ही क्या करती थी, बल्क में सामान खरीदती थी, बल्क में मैन्युफैक्चर करती थी, तो उसके पर यूनिट कॉस्ट कम होते जाता था। तो मैंने देखा कि जितनी भी कंपनीज ऐसा कर रही हैं उन सभी का पर यूनिट कॉस्ट क्या होते जाता है, कम होते जाता है। जितना बड़े क्वांटिटी में खरीदते जाएंगे उतना ही पर यूनिट कॉस्ट कम होते जाएगा। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो मैंने स्पेसिफिक से एक जनरल रूल बनाया, एग्जाम्पल से मैंने एक स्पेसिफिक से जनरल की ओर गया, एक एग्जाम्पल से मैंने रूल बनाया। ये फैक्ट था कि जितना ज्यादा क्वांटिटी में आप खरीदोगे उतना कम आपको कॉस्ट लगेगा। पर यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। आई होप ये क्लियर है। अगला डिडक्टिव मेथड। नाउ व्हाट डज द डिडक्टिव मेथड मीन? डिडक्टिव मेथड में हम लोग जस्ट इंडक्टिव के उल्टा जाते हैं, उल्टा तरीके से पढ़ाई करते हैं। इसमें हम लोग जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाते हैं ना। जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाने का मतलब क्या होता है, मैंने कुछ जनरल चीजें देखी और उसको स्पेसिफिकली क्या किया, अप्लाई किया चीजों में। फॉर एग्जाम्पल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल डाई। सो अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ऑल मेन आर या ऑल ह्यूमन बींग्स आर इमोर्टल्स, दे विल डाई। मयंक इज अ ह्यूमन, मयंक इज अ मैन। सो व्हाट डज दिस मीन? ऑल मैन विल डाई। Mayank is a man. It means Mayank will die. It means if A is equals to B and B is equals to C, then C is equals to A. ये क्या है बेटा? ये हम लोगों ने एक क्या लिया, एक जनरल लिया। जनरल से हमने क्या किया, स्पेसिफिक गए। तो जनरल का मतलब क्या है, ऑल मैन आर इमॉर्टल्स। इसका मतलब इफ A इज अ मैन देन A इज ऑल्सो एन इमॉर्टल। तो यहां पे जब हम लोग किसी भी चीज की जनरल को स्पेसिफिकली अप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज डिडक्टिव मेथड। फॉर दूसरा एग्जांपल, आपको मैंने एक इमेजिनेशन करने बोला कि एक बच्ची है, वो बहुत ज्यादा मतलब एक बच्ची है बहुत सीरियस, प्लस चश्मा लगाती है, ठीक है, हमेशा पढ़ते हुए दिखती है। तो आप एक जनरल एग्जांपल या जनरल अजम्पशन लगा सकते हैं दैट शी इज अ स्टूडियस गर्ल। वहीं एक तरफ मैंने बोला कि एक लड़का है जो फंकी कपड़े पहनता है और बहुत ही स्टाइलिश लुक है उसका और हमेशा बाइक में घूमते रहता है। आपको समझ में आएगा, आपने एक जनरल धारणा बना ली होगी दैट ही इज नॉट अ स्टूडियस गाय। इट मींस व्हाट, यहां पे डिडक्टिव मेथड में हम लोग जनरल टू क्या करते हैं, स्पेसिफिक। हमने एक जनरलाइजेशन किया, अब उसे ही स्पेसिफिकली अप्लाई करेंगे। अब आप किसी भी पर्सन को अगर उस लुक में देखोगे कि जहां पे वो स्टाइलिश कपड़े पहना हुआ है, बाइक में घूम रहा है, तो आप ये जनरली एक धारणा बना लोगे कि ये पर्सन भी स्टूडियस नहीं है। तो हमने क्या किया, एक जनरल को हर एक स्पेसिफिक को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे देन इट इज नोन एज डिडक्टिव मेथड। दूसरा, अगर मान लीजिए कि, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लीजिए कि आपने किसी भी सब्जेक्ट में कोई फॉर्मूला पढ़ा, उस फॉर्मूले को आपने रट लिया। उस फॉर्मूले को रटने के बाद फिर आप क्या कर रहे हो, उससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स कर रहे हो, तो मतलब आपने पहले रूल पढ़ा और फिर उस रूल को आप क्या कर रहे हो, अलग अलग एग्जांपल्स में अप्लाई कर रहे हो। दैट इज रूल टू एग्जांपल।
तीसरा, इकोनॉमिक्स में इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, तो इकोनॉमिक्स में इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, इकोनॉमिक्स में जो लॉज हैं दे आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन अजम्पशन। मैं जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं बच्चों को एक ही चीज बताता हूं कि जो भी इकोनॉमिक्स में थ्योरीज, लॉज एंड प्रिंसिपल्स होते हैं उसे हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला होता है स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट को सही प्रूफ करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं और उन अजम्पशंस को समझ के, उस लॉ को समझ के हम उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। सो यहां पे बेसिकली लॉज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, अजम्पशंस। हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं और उन अजम्पशंस के आधार पे हम क्या करते हैं, उस लॉ को बनाते हैं या प्रूफ करते हैं। फॉर एग्जांपल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे इंसान या जैसे जैसे एक पर्टिकुलर कमोडिटी के एडिशनल यूनिट वो पर्सन कंज्यूम करते जाएगा, हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होते जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आप एक समोसा खाते हो, आपने एक समोसा खाया, बड़ा अच्छा लगा, दूसरा खाया थोड़ा कम अच्छा लगा, तीसरा खाया और कम अच्छा लगा, चौथा खाया और कम अच्छा लगा, पांचवा खाया तो आपका पेट भर गया, बोला अब नहीं, ले जा समोसा मेरे सामने से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक जनरल कंसेप्ट है जो हर एक कंज्यूमर के ऊपर अप्लाई हो सकता है। उसके बाद आप देखोगे हर एक कंज्यूमर के ऊपर उसको अप्लाई करके, तो ये होता है डिडक्टिव मेथड। सिमिलरली, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये एक जनरल कंसेप्ट, एक जनरल धारणा है। फिर आपने देखा क्या कंज्यूमर इसी तरीके से बिहेव करता है, क्या हमेशा जब प्राइस कम होता है तो वो कंजम्पशन बढ़ा देता है? यस। जब भी प्राइस बढ़ जाता है तो वो अपना कंजम्पशन कम कर देता है? यस। तो यहां पे कहीं ना कहीं डिडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, डिडक्टिव मेथड में हम लोग जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाते हैं, जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाते हैं, रूल से एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। लॉज जो यहां पे प्रिपेयर होते हैं वो अजम्पशंस के आधार पे होते हैं। एग्जांपल्स आपको मैंने बताया, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल एंड यहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमांड। तो यहां पे ये जो बेसिकली 2 कंसेप्ट है, दैट इज इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सीएमए फाउंडेशन के लिए। आपको 2 चीजें बहुत ध्यान से याद रखनी है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स ही आपको याद रखनी है। लेकिन अगर आपको याद नहीं रह पा रहा है, ठीक, तो मैं एक टेक्निक बताता हूं बहुत सिंपल सा, ठीक है, इसको समझना और इसको आप एक ही चीज याद रखें। दोनों में से अगर एक भी याद रख ले तो दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। तो एक टेक्निक बताता हूं, नाम क्या है, इंडक्टिव। इन का मतलब अंदर लेना, इन का मतलब इंक्लूड करना। तो इन का मतलब क्या हो रहा है, इंक्लूड करना। मैंने एक स्पेसिफिक चीज लिया और उसमें बहुत सारी चीजें मैंने इंक्लूड कर दी और एक जनरल कंसेप्ट बना लिया, इंक्लूसिव इंडक्टिव मेथड। एक में बहुत सारी चीजें ऐड कर ली, इंक्लूड कर ली और एक जनरल कंसेप्ट बना दिया। वही मेरे पास बहुत सारी चीजों का एक जनरल कंसेप्ट है, उसमें से मैंने हर एक चीज को क्या किया, अलग अलग डिवाइड कर दिया, डिडक्ट कर दिया, डिडक्टिव मेथड। तो एक में बहुत सारी चीजें इंक्लूड करोगे, इंडक्टिव मेथड, और वो जनरल हो गया, स्पेसिफिक से जनरल हो गया। डिडक्टिव मेथड, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। फोटोशूट हो रहा है, सिर्फ पहले मैं खड़ा हूं, ठीक, पहले मैं खड़ा हूं, मैंने अपनी फोटो खिंचाई, फिर उधर से 2 बंदे आए, फिर उधर से 3 बंदे आए, फिर उधर से 5 बंदे आए, फिर 6 बंदे आए। अब मैं एक सिंगल फोटोशूट से जनरल फोटोशूट बन गया, यस और नो? तो यहां पे मैंने बहुत सारे लोगों को इंक्लूड किया अपने फोटो में, इंडक्टिव मेथड। वही एक जनरल फोटो था, उससे धीरे धीरे लोग बाहर चलते गए, बाहर जाते गए, मैं सिंगल बच गया, डिडक्टिव मेथड, लोग बाहर जा रहे हैं। तो ये एक तरीका है, मैंने बताया आपको, ठीक है, ये एक तरीका है जिससे हम याद रख सकते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिर एक और टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस की। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, समझना मेरी बात को। कंज्यूमर सरप्लस, पहले तो आप समझिए कि इसे प्रोपाउंड किसने किया है। सो कंज्यूमर सरप्लस, द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज प्रोपाउंडेड बाय एल्फ्रेड मार्शल। आपको याद रखना है इनका नाम, दैट इज एल्फ्रेड मार्शल। कंज्यूमर सरप्लस को किसने प्रोपाउंड किया, एल्फ्रेड मार्शल ने। अब बात करते हैं कंसेप्ट कहता क्या है। कंसेप्ट ये कहता है
कि कंज्यूमर सरप्लस इज द एक्सेस ऑफ द प्राइस. कंज्यूमर सरप्लस इज द एक्सेस ऑफ द प्राइस विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी रेदर देन गोइंग विदाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. आप एक फोन खरीदने गए, आपने एक स्मार्टफोन खरीदने का मन बनाया. उस स्मार्टफोन की डिमांड इतनी ज्यादा है कि मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है. एक दुकान में आपको वो स्मार्टफोन मिला. समझना मेरी बात ध्यान से. एक्चुअल उसका प्राइस जो था वो था 15,000 रुपए. कितना था बेटा? एक्चुअल प्राइस जो था उस पर्टिकुलर स्मार्टफोन का वो 15 रुपए था. आप शॉप में गए, शॉपकीपर के पास, उसने कहा कि देखिए सर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, हम इसे 18,000 रुपए में बेचते हैं, हमें खरीदी उतने के आसपास पड़ती है, इसलिए हम लोग 18,000 से कम में तो नहीं बेच सकते हैं. नाउ यू आर रेडी टू पे, यू आर रेडी टू पे हाउ मच रुपीज? 18,000. You are ready to pay rupees 18,000 for this particular smartphone. मतलब ये the actual price of the mobile is 15,000 but you are ready to pay rupees 18,000. इसका मतलब ये है कि उस particular commodity से आपको मिलने वाली satisfaction इतनी ज्यादा है कि आप उसके लिए 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देने को तक तैयार हो. इसका मतलब क्या हुआ कि उससे एक्चुअली में आपको 15,000 रुपए तक की सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, लेकिन आप उसके लिए 18,000 रुपए तक देने को तैयार है. बिकॉज आपका मानना है कि मुझे 18,000 रुपए तक की सेटिस्फेक्शन दे सकता है. इसका मतलब ये हुआ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, दैट इज रेडी टू पे, एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज इज नोन एज व्हाट? कंज्यूमर सरप्लस. एक एग्जांपल दिया है मैंने, ये एग्जांपल है. ठीक, तो ये जो 3,000 रुपए है ना बेटा, ये दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस. सो आई होप आपको ये क्लियर होगा. एग्जाम्पल और किसने बनाया है? अल्फ्रेड मार्शल ने इसे प्रोपाउंड किया है. एग्जाम्पल मैंने दिया. डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन स्टेट्स इट रेफर्स टू द एक्सेस, इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ प्राइस which the consumer would be willing to pay rather than go without a thing over that he actually pays. मतलब जितना कंज्यूमर एक्स्ट्रा देना चाहता है, जितना उसे एक्चुअली पे करना है, उससे ज्यादा कितना अमाउंट वो देना चाहता है, लेकिन उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता है. मतलब ये कि जितना एक्स्ट्रा अमाउंट वो पे करना चाह रहा है, rather than going without that particular thing is known as what? Consumer surplus. It means the amount, the excess amount, that is rupees 3,000 is what a consumer is willing to pay rather than going without this smartphone. That is known as what? Consumer surplus. इसलिए फॉर्मूला क्या बन रहा है? इसका फॉर्मूला है what a consumer is ready to pay minus what he actually pays. दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना बेटा, वो हमारा क्या होगा? कंज्यूमर सरप्लस. तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट. बेसिक कंसेप्ट आपको कंज्यूमर सरप्लस का क्लियर होगा. आप इसे नोट डाउन कीजिए. सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा. आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा था, लेकिन आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा. और इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 1 जो है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सीएमए फाउंडेशन को जो चैप्टर नंबर 1 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है. ठीक, आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप बैक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि सीएमए फाउंडेशन के मॉड्यूल में क्वेश्चंस जो है उसके आंसर्स बहुत सारे गलत दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस गलत दिए हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. कोई भी डाउट हो तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 7000129951. इसमें आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझसे डाउट पूछिए, और अगर आपका डाउट आता है तो मैं ये मानूंगा कि आपने पढ़ा है. डाउट नहीं आएगा इसका मतलब आपने ठीक से बैक क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है, बिकॉज बैक क्वेश्चंस में बहुत गलतियां हैं.
आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैप्टर को पूरा देखिए। 7 लेक्चर्स है ये टोटल चैप्टर नंबर 1 के। इसको फिर रिवाइज कीजिए और मुझे डाउट के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा।